नमस्कार, वेलकम टू लर्निंग रिथ। माय नेम इज डॉक्टर हेमंत और आज हम चैप्टर 2 इंटरमीडिएट फिजिक्स क्लास 11 फिजिक्स के अध्याय 2 का द्वितीय सेक्शन देखेंगे और इस सेक्शन का नाम है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। तो जैसा कि हम बात करते हैं मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हमें मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की आवश्यकता क्यों है, क्यों हमें चाहिए ऐसा, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली क्यों होनी चाहिए। तो चलिए इसके लिए सबसे आसान एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी से चीनी मांगते हैं, राइट, चीनी। तो आप किसी से मांगते हैं कि चाहिए, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आप 1 गिलास चीनी आप किसी से मांगते हैं या 1 किलोग्राम आप चीनी मांगते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी किलोग्राम की बात नहीं करते हैं, अभी हम ग्लास एक मेजर रखते हैं कि हाँ ग्लास भर के हमको चीनी चाहिए। आप किसी से मांग के लेके आए और आप चीनी को मांग के लाए, भाई चीनी वापस भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने कहा कि मैंने आपको 1 गिलास चीनी दिया, मुझे आप अपना 1 गिलास चीनी दीजिए। तो अगर हमारा एक पैमाना नहीं है, एक रेफरेंस नहीं है, तो हमारा ग्लास का साइज़ अलग अलग हो सकता है। आप एक जगह जाएंगे वहाँ पे ग्लास का साइज़ कुछ होगा, दूसरी जगह जाएंगे वहाँ पर ग्लास का साइज़ कुछ और होगा। तो इससे हमारे लेन देन में विसंगति आ सकती हैं। अगर आप मेरा ग्लास छोटा है, आपका ग्लास बड़ा है, मेरा ग्लास था इतना बड़ा और मैंने आपको उससे भर के चीनी दिया और आप लेके आए वहाँ से चीनी उसमें इतना छोटे गिलास में, वो भी बोलेगा कि भाई मैं आपने 1 गिलास लिया, चीनी लिया था, लीजिए 1 गिलास चीनी ले लीजिए। तो अगर ये जो गिलास ही पैमाना और उसका एक रेफरेंस नहीं बनाया जाए कि 1 गिलास को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो इससे हम आप समझ सकते हैं कि कितनी समस्याएं होंगी। एक जगह पे उसी मात्रा का मात्रात्मक वैल्यू का कुछ और होगा और दूसरी जगह कुछ होगा। इसलिए एक अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ की आवश्यकता है और उसके आधार पर, जैसा कि हमने पिछले अपने लेक्चर में देखा था, कि अंतर्राष्ट्रीय रेफरेंस स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं और उसके रिस्पेक्ट में मात्रात्मक गणना की जाती है, जिसमें हमारे 2 नंबर होते हैं। एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है जो नंबर क्वांटिटी को बताता है और उसके फॉलोड बाय एक यूनिट जो मात्रक होता है। तो जैसे लंबाई का बात किया हमने, द्रव्यमान की बात की, समय की बात की, विद्युत धारा की बात की, उष्मागतिक ताप की बात की, या ज्योति तीव्रता की बात की। तो ये सारे बहुत सारे मूल मात्रक हैं और पास्ट में हमारे विभिन्न देशों द्वारा विभिन्न मात्रकों के लिए जो यूनिट है विभिन्न प्रयोग किए। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो सीजीएस की, सीजीएस हुआ, एफपीएस हुआ या एमकेएस हुआ। तो अगर ये एक्चुअली मूल पैमाने हैं। जैसे सेंटीमीटर हुआ आपका लेंथ के लिए, लंबाई, जो ये अगर हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो ये लंबाई के लिए यूज होता है, और द्रव्यमान के लिए है, और तीसरा समय। ये 3 मूल राशियां हैं। अगर सी की बात करें तो यहाँ पे ये सेंटीमीटर है, जी की बात करें ये द्रव्यमान का मात्रक है ग्राम, और यस सेकेंड है। तो अभी आप देखें जो सीजीएस है, फुट पाउंड सेकेंड इसे बोलते हैं, और इसे बोलते हैं मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो अगर यस तीनों में कॉमन है, ये तीनों प्रणालियों में समान है, लेकिन जो लंबाई का मात्रक है सीजीएस प्रणाली में सेंटीमीटर और एफपीएस प्रणाली में फुट हो गया, और एमकेएस प्रणाली में इसे हम मीटर यूज करते हैं। इसी प्रकार जो हमारा द्रव्यमान का मानक है ग्राम यूनिट है हमारे सीजीएस में, और फुट पाउंड सेंड में ये पाउंड का यूज करते हैं हमारे एफपीएस प्रणाली में, और एमकेएस प्रणाली में किलोग्राम। तो ये हमारे विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार के मात्रकों की प्रणाली फॉलोड हुई है। और अगर हम बात करें कि इंटरनलाइजेशन की, जैसे कि इसका बहुत महत्व, और सभी जगह सभी लोग एक प्रकार के एक समान परिभाषित मात्रक का प्रणाली का अगर फॉलो करेंगे तो सब जगह मात्रात्मक रूप से चीज़ों को समान तौर से देखा जा सकेगा, तौला जा सकेगा। एक स्टैंडर्ड के रूप में हम चीज़ों की लेन देन एक जगह से दूसरी जगह कर सकते हैं। तो इसके संकल्पना के आधार पर सन 1971 में जो जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर, नाप तौल की जो जनरल कॉन्फ्रेंस है दुनिया की, उसने एक मात्रकों की एक प्रणाली बनाई और उसे रिकमेंड किया ताकि दुनिया में उसे लोग फॉलो करें, उसका यूज किया सके। और बहुत सारे लोगों ने, लगभग सभी देशों ने उसे अपनाया भी है। तो इसमें जो
इसे हम एसआई यूनिट के नाम से भी जाने जाते हैं। एसआई यूनिट फ्रेंच के नाम से आया है, जिसमें हम एसआई सिस्टम में तो एसआई सिस्टम इंटरनेशनल द यूनिट्स जो फ्रेंच नेम है उससे लिया गया है। एसआई यूनिट भी बोलते हैं इसे, अंतर्राष्ट्रीय मात्रकों की प्रणाली में जिसे जाना जाता है। तो जैसा कि हमने देखा था कि हमारे कुल 7 मूल मात्रक हैं और 2 पूरक मात्रक हैं जो मूल मात्रकों को डिफाइन परिभाषित करने में उपयोग होते हैं। तो कौन से 7 मात्रक? अगर हम पहला है हमारा लंबाई जो फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा है द्रव्यमान, तीसरा है समय, चौथा है विद्युत धारा, पांचवा है ऊष्मागतिक ताप, छठा है पदार्थ की मात्रा और सातवां है ज्योति तीव्रता। और जो हमारे 2 पूरक मात्रक हैं जो फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने में यूज होते हैं, प्लेन एंगल को हम कहते हैं समतलीय कोण या प्लेन एंगल भी बोलते हैं इसे, और जो दूसरा है वो है घन कोण या सॉलिड एंगल। ठीक है। तो जो लंबाई का मात्रक का जो नाम है वो मीटर है। द्रव्यमान के लिए हम किलोग्राम का यूज करते हैं, समय के लिए सेकंड, विद्युत धारा के लिए एम्पियर, ऊष्मागतिक ताप के लिए केल्विन, पदार्थ की मात्रा के लिए मोल और जैव तीव्रता के लिए कैंडेला। और उसी प्रकार समतलीय कोण के लिए रेडियन और घन कोण के लिए स्टेडियन। तो ये तो हो गए हमारे मात्रकों के मूल मात्रक, जो भौतिक राशियाँ उनके मूल मात्रक और उनके 2 पूरक मात्रक। अब जैसा कि हमने कहा कि जो बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जो भौतिक राशियाँ हैं, उन्हें हम इन 7 मूल मात्रकों के उपयोग से हम उन्हें व्यक्त कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे मात्रक जो पूरक जो व्युत्पन्न मात्रक है जो हमारे मूल मात्रकों से बनाए जाते हैं। लेकिन जो ये मूल मात्रक हैं इनको परिभाषित करने के लिए हम इस प्रकार से परिभाषित करते हैं, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में इसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में कहा था कि जो हमारे जो व्युत्पन्न मात्रक हैं उन्हें हम मूल मात्रकों के माध्यम से परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे मूल मात्रक हैं उनको परिभाषित करने के लिए हमें उनको परिभाषित करने के लिए उनकी परिभाषा ऐसे है कि जैसे कि उन्हें हम कैसे मेजर करें। अगर हम 1 मीटर है तो 1 मीटर को हम कैसे 1 मीटर मापें, इसकी मापने का जो तरीका है, कैसे जो प्रोसेस है, उसी को हम उसकी परिभाषा बोलते हैं। तो इस प्रकार जो हमारा जो एसआई यूनिट जो सिस्टम है उसका जो एक्सेप्टेड डेफिनेशन है उस पर हम चर्चा करेंगे, परंतु उसके पहले हम देखेंगे कि क्या इम्पोर्टेंट है। तो जैसे हम मूल मात्रकों की परिभाषा की बात करते हैं तो हमारे लिए 2 महत्वपूर्ण चीज़ें जो हमें याद होनी चाहिए वो है, जो ज़रूरी है वो है उस जो मूल मात्रक है उनका परिवर्तनीय होना। अब परिवर्तनीय मतलब वो समय और जगह के हिसाब से वो बदलने नहीं चाहिए, हर जगह समान हो। और दूसरा जो महत्वपूर्ण कंडीशन है वो उपलब्धता। उपलब्धता का मतलब कि वो हर जगह अवेलेबल हो, कंपेयर करने के लिए, रेफरेंस के लिए। जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, आप कहते हैं कि ये मेरा मानक है, ये जो वस्तु है या कोई स्टैंडर्ड है आपके पास 1 किलोग्राम का है, तो आप कैसे वेरीफाई करेंगे कि ये जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है उसको सेटिस्फाई करता है। तो आप कहीं ले जाएंगे ना, तो उसको वहाँ पे चेक करेंगे कि भाई उसके बराबर है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसको बराबर करने का, कैलिब्रेट करने का प्रयास करेंगे। तो जो अगर वो रेफरेंस आपके पास नहीं होगा तो आप कैसे कैलिब्रेट करेंगे। तो इसलिए उसकी उपलब्धता का होना बहुत ज़रूरी है। तो जो हमारे डेफिनेशन है बनाए जाते हैं, जो रेफरेंस बनाए जाते हैं उन पर ध्यान दिया जाता है कि वो एक तो अपरिवर्तनीय हो जगह और समय के साथ, और दूसरा उनकी उपलब्धता हो ताकि लोग उसको जगह जगह से कंपेयर करके अपने रेफरेंस को बना सकें। तो ये 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। तो इसके हिसाब से अगर आप लंबाई की परिभाषा देखें तो प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 सेकंड के
299792458 ये संख्या है, जो आपको रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं है, ये रेफरेंस है जस्ट कि आपके कॉन्सेप्ट के लिए कि वे अंतराल में तय किए गए पथ की लंबाई का 1 मीटर कहते हैं। तो ये जो हमारा परिभाषा था ये 1983 से मान्य था, जबकि 2018 में हम फिर से वर्ल्ड जो हमारा जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट का एक मीटिंग हुआ और उसमें ये डिसाइड किया गया कि जो हमारे मूल मात्रक हैं उन्हें हम एक सार्वत्रिक स्थिरांकों के माध्यम से हम परिभाषित करेंगे, और जो ये सार्वत्रिक स्थिरांक होंगे वो परिभाषा के हिसाब से ही वो एक निश्चित वैल्यू होंगे, जो फिक्स नंबर होंगे, वो परिभाषा बाय डिफ़ॉल्ट बाय डेफिनेशन। तो उनके आधार पे सारे जो हमारे मूल मात्रक है उनको फिर से परिभाषित किया गया, और उस परिभाषा से फिर से वो 2019 से ये परिभाषा इफेक्ट में आया, और 2019 से हमारे पास जो 7 मूल मात्रक हैं हम आगे इस लेक्चर में देखेंगे कि सारे मूल मात्रकों के जो परिभाषा कैसे चेंज हुए हैं। तो अब 2019 से लंबाई की परिभाषा जो है, जो SI यूनिट SI सिस्टम के तहत वो है कि मीटर प्रति कियम लंबाई का SI मात्रक इसे प्रकाश के निर्वात में गति c के एक निश्चित मान, जो कि मैंने कहा कि जो एक सार्वत्रिक स्थिरांक के रेफरेंस में से परिभाषित किया जा रहा है। तो आप देखेंगे एक स्थिरांक अटैच रहेगा सभी मूल मात्रकों के परिभाषा में। तो जैसे ये जो नंबर है इसके पर मीटर पर सेकेंड, और वहाँ पे जो यूनिट है और जो रेफरेंस पॉइंट है यहाँ पे जो सीजियम की आवृत्ति है उसके संदर्भ में डेल्टा न्यू के रिस्पेक्ट में परिभाषित हुई है। इसी प्रकार अगर हम द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान की परिभाषा के अनुसार पेरिस में, जो फ्रांस के पेरिस के सेवरिश में स्थित अंतर्राष्ट्रीय मापतौल ब्यूरो में रखे किलोग्राम के अंतर्राष्ट्रीय आदि प्रारूप प्लेटिनम इरेडियम मिश्र धातु से बने सिलेंडर का द्रव्यमान 1 किलोग्राम के बराबर है। तो ये तो रेफरेंस हमारा 89 से मान्य था, लेकिन जो जैसा कि हमने कहा कि ये अगेन यहाँ पे एक स्थिरांक सार्वत्रिक स्थिरांक के रूप में जहाँ पे एच प्लांक कांस्टेंट का उपयोग करके इसे रिपरिभाषित किया गया, और स्थिरांक के रिस्पेक्ट में जहाँ पे जूल सेकेंड इसका यूनिट हो, ये जो निश्चित वैल्यू है उसके रिस्पेक्ट में जहाँ मीटर और सेकेंड को सी और डेल्टा न्यू से परिभाषित किया। तो ये जो रेफरेंस है कि मतलब कि अपलाक स्थिरांक के निश्चित संख्यात्मक मान से परिभाषित किया जाता है जब यूनिट जूल सेकेंड हो, जो किलोग्राम मीटर इसका पर सेकंड के बराबर है, जहाँ मीटर और सेकेंड को सी और डेल्टा न्यू एस के संदर्भ में परिभाषित किया था। तो ये देखें ये सारे कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट आप मान लेते हैं और ये चीज़ें अगर आपको स्पीड ऑफ लाइट और डिस्टेंस ट्रेवल से जो समय है उसकी गणना कर पाए कि 2 स्टॉप वॉच का यूज करके और लेंथ का यूज करके, जैसा कि पिछले परिभाषा में था, तो आप द्रव्यमान का इस कांस्टेंट जो कि हर जगह एक समान रहेगा उससे आप परिभाषित कर सकते हैं। तो हम इसमें बहुत डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि ये जस्ट आपके कॉन्सेप्ट के लिए है कि कहाँ से आया, कैसे आया। ऑफ कोर्स ये जो हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड SI यूनिट सिस्टम है वहाँ पे इसका डेफिनेशन होता है और उसे हम फॉलो करते हैं। इससे हमारे भौतिकी के नियमों पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो संख्यात्मक मान है वो बदल जाएंगे, बट जो मीटर है मीटर ही यूज होगा आगे, और उससे वहाँ पे उसका कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं है। तो इसी प्रकार अगर हम समय की बात करें तो 1 सेकेंड व अंतराल जो सीजियम के 133 परमाणु के न्यूनतम ऊर्जा स्तर के 2 अस्त्रों के मध्य संक्रमण के तदनुरूपी विकिरण के इतने आवर्तकालों के बराबर है, जो 1967 से मान था। 2019 से अगेन यहाँ पे जो सीजियम 133 की फ्रीक्वेंसी की जो फिक्स नंबर दी गई है इसके रिस्पेक्ट में हमारे समय के परिभाषित किया गया है, और जहाँ पे हमने ये जो हमने इसका उपयोग हमने अपने लंबाई और द्रव्यमान की परिभाषा में ही उपयोग किया है। फिर इसी प्रकार अगर हम विद्युत धारा का देखें जो 1948 से मान्य था, तो 1 एम्पीयर वन यह धारा है जो एक निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 सीधे अनंत लंबाई वाले समांतर और नगण्य वृत्तीय अनुपस्थ काट के चालकों में प्रवाहित होने पर इन चालकों के बीच प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन के बल उत्पन्न करती है। और अगर आप इस परिभाषा को देखें तो यहाँ पे हमने जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो आवेश है उसका एक स्थिरांक के रूप में यूज किया इसे परिभाषित करने में, जहाँ पे जिसका यूनिट कूलाम है धारा का जो आवेश अगर हो तो उसका जो निश्चित वैल्यू है ये होना चाहिए, और उसके आधार पे हमने जो फ्रीक्वेंसी है और करंट है उसके
डिफाइन किया है, जिससे यहाँ पे यह जो कंडीशन है, जो हमारा अवेलेबिलिटी और इनअवेलेबिलिटी, वो दोनों सेटिस्फाई होते हैं। इस प्रकार हम उष्मागतिक ताप की बात करें, जो 1967 से मान्य था, उस जल के त्रिक बिंदु के उष्मागतिक ताप के 1/273.16 के भाग के 1 केल्विन कहते हैं, जो कि अब यहाँ पे हम प्लांक कांस्टेंट जो स्थिरांक है उसका उपयोग करके हम इसे परिभाषित कर रहे हैं, जहाँ पे हमारे ये सारे कांस्टेंट के रूप में है। और इसी प्रकार पदार्थ की मात्रा, जो 1 मोल 1 निकाय में पदार्थ की वह मात्रा है जिसे उतनी ही मोल सत्ताएँ होती हैं जितनी 12 ग्राम कार्बन 12 के परमाणु की संख्या होती है। तो यहाँ पे हमने कार्बन 12 को आधार माना था, बट 2019 की परिभाषा में हमने जो स्थिरांक यूज किया वो हमने एवोगाड्रो नंबर का यूज किया है, जो एक निश्चित वैल्यू बाय डेफिनेशन है 6.00021407 एलिमेंट्री एंटाइटी, जो एंटाइटी आपका एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है। और जो यूनिट है इसका पर मोल, और ऑफ कोर्स जो एवोगाड्रो का जो कांस्टेंट जो हमने माना है, और जबकि इसकी यूनिट मोल में रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारा 7वां है कैंडिला, जो कि 1989 से मान्य था, 79 से। कैंडला किसी दिशा में 540 × 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति वाले स्रोत की ज्योति तीव्रता है, जो उस दिशा में 1/683 वाट प्रति स्टेडियन की विकिरण तीव्रता का उपयोग एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो यहाँ पे देखें स्टेडियन, जिसका उपयोग हमने किया अपने मूल मात्रा को परिभाषित करने के लिए, यहाँ पे जैसा कि हमने डिस्कस किया था, ये पूरक मात्रक है जो इसके डिफिनेशन में हम यूज करते हैं। और 2019 के परिभाषा के अनुसार आप देखें तो यहाँ पे जो हमारे कांस्टेंट्स जो Hc और जो हमारे Cgm133 की फ्रीक्वेंसी है, जो निश्चित स्थिरांक सार्थक स्थिरांक है, उनके आधार पर इनको परिभाषित करने का प्रयास किया गया है, जहाँ पे जो मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन फ्रीक्वेंसी है 450 × 10⁻12 हर्ट्ज है। तो जो नंबर्स हैं उनमें ज़्यादा फ़र्क नहीं आया है, बट उन्हें एक रीडिफाइन कर दिया गया है कि कैसे उनको और अच्छे से एक निश्चित स्थिरांक के माध्यम से परिभाषित किया जा सके, जिससे जो हमारा इनवेरिएबिलिटी और जो उपलब्धता और परिवर्तनता का जो कंडीशन है वो हमारा सेटिस्फाई हो, और बेहतर तरीके से सेटिस्फाई हो, और जो परिभाषा को और एक्सेसिबल बनाया जा सके। और जैसा कि आपने देखा, जो हमारे दो पूरक जो शुद्ध ज्यामितीय इकाइयाँ हैं, जो विमालेस हैं, मतलब व्युत्पन्न इकाइयों को और मूल इकाइयों को डिफाइन करने में यूज होता है। जैसे कि हमने देखा कि जो रेडियन है और स्टेडियन है, जो हमारे समतलीय कोण को परिभाषित करने के लिए यूज हुआ है। तो समतलीय कोण, जैसा कि हमने पिछली बार भी देखा था कि अगर ये कोई पॉइंट O है तो इसके द्वारा कोई एक कर्वेचर ds है, और इसकी त्रिज्या यहाँ पे r है, तो हम इसे ds इक्वल टू इससे हम लिखेंगे d थीटा, तो d थीटा इक्वल टू ds बाई r रेडियन लिखेंगे। इसी प्रकार अगर हम घन कोण की बात करें तो इकाई एरिया द्वारा, तो लेट्स से ये आपका कोई एरिया, ये पॉइंट ए है, तो इस पे जो घन कोण बनेगा इस एरिया dA द्वारा, तो इसे ही हम डिफाइन करेंगे dA बाई r स्क्वायर, जो यहाँ पे एरिया का जो त्रिज्या है, और इसे हम स्टेडियन SR से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो हो गए हमारे जो पूरक मात्रक। अब आइए देखते हैं कुछ हम व्युत्पन्न मात्रक के एग्जाम्पल, जिसे मूल मात्रकों के आधार पे हम डिफाइन करते हैं, तो देखें कि वो कौन से हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर बात करते हैं क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल को आप जो पूरक मात्रक है इसे हम SI यूनिट में मीटर स्क्वायर लिखेंगे। अगर कोई, जैसे मान लीजिए कोई L है, B है, मतलब लंबाई हो गई इसकी, और ये चौड़ाई है लेट से, तो L इंटू B लिखेंगे आपके एरिया के लिए जो क्षेत्रफल होगा। तो अगर आप इसकी मीटर की बात करें और इसके यूनिट की बात करें तो इसको हम कहेंगे मीटर स्क्वायर। तो अगर आपको फार्मूला पता है कि कैसे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है तो आप यूनिट आसानी से निकाल सकते हैं। फिलहाल हम फार्मूला की बात यहाँ नहीं करते हैं, हम बस देखेंगे मीटर। आने वाले चैप्टर्स में हम उसके साथ ही उस पर चर्चा करते चलेंगे। अगर हम आयतन की बात करते हैं, अब आयतन, तो वहाँ पे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई करेंगे, तो यहाँ पे मीटर क्यूब। स्पीड मतलब चाल या वेग की बात करें, चाल वेग,
चाल वेग में डिफरेंस आपको पता होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक स्केलर है। स्केलर मतलब एक दिशा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और एक दिशाहीन है। तो इसका चाल या वेग को अगर हम लिखना होगा तो मीटर पर सेकेंड, इकाई समय में चली गई दूरी ही चाल या वेग के नाम से जाती है। और एंगुलर वेलोसिटी या आप कहें कोणीय वेग की बात करते हैं, कोणीय वेग, इसे हम रेडियन, जो हमारा आर्क डिस्टेंस यूनिट टाइम में ट्रेवल हुआ और उस समय कितना लगा सेकेंड, उससे यूनिट से लिख सकते हैं। घनत्व की बात करते हैं अगर, तो इसको हम किलोग्राम पर मीटर क्यूब पर यूनिट आयतन में उसका जो द्रव्यमान है। अगर विद्युत धारा घनत्व की बात करते हैं, आप आने वाले समय में पढ़ेंगे, तो इसे हम लिख सकते हैं एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो आप देखें कि यहाँ पे जो मूल मात्रक हैं मीटर, मीटर सेकेंड, रेडियन, किलोग्राम, इनके सहयोग से इन्हें परिभाषित किया जा रहा है। अगर सांद्रता की बात करते हैं तो उसे आप मोल पर यूनिट वॉल्यूम यानी मोल पर मीटर क्यूब इसका मात्रक होगा। तो ये तो हो गया मात्रक, जिसे आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट हमने एसआई यूनिट्स में रिप्रेजेंट किया है। कुछ एसआई यूनिट्स आपको मिलेंगे जहाँ पे कुछ स्पेशल नेम यूज हो रहा हो। जैसे अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी का मतलब आवृत्ति। तो यहाँ पे अगर देखें, आवृत्ति को रिप्रेजेंट करने के लिए एसआई यूनिट है। अगर आप करें, आवृत्ति का मतलब क्या है, 1/t है, राइट। तो आप इसको पर सेकेंड 1/सेकेंड लिखेंगे या सेकेंड इनवर्स लिखेंगे, बट इसे स्पेशल नाम हम हर्ट्ज के एचजेड लिखते हैं, हर्ट्ज बोलते हैं, हर्ट्ज के नाम से भी इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार अगर हम बल की बात करें, बल फोर्स जो होता है उसको, या मतलब द्रव्यमान गुणे त्वरण की बात करें, तो अगर द्रव्यमान का मात्रक लेंगे मीटर किलोग्राम और त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका जो फुल एसआई यूनिट्स के फॉर्मेट में लिखेंगे तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर होगा, राइट। लेकिन अगर इसे हम न्यूटन और न्यूटन के नाम से भी लिखते हैं, न्यूटन साइंटिस्ट नाम पे दिया हुआ, तो एक शॉर्ट फॉर्म होगा। और इसका आप देखेंगे बहुत ही महत्व होगा आगे कन्वर्जन में, और बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस इसे, और जो यूनिट कन्वर्जन है उसको बहुत आसान बनाया जा सकता है। इसी प्रकार अगर हम शक्ति की बात करें, पावर, तो पावर को अगर हम देखें तो इस पे हम लिख सकते हैं जूल बाई सेकेंड, बट इसे हम स्पेशल नाम वाट के नाम से, W से रिप्रेजेंट करते हैं, वाट भी लिखते हैं। इसी प्रकार हम क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत आवेश की बात करें तो इसे आप लिख सकते हैं एम्पियर सेकेंड, बट इसे स्पेशल नाम कूलाम के नाम से, C से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार विद्युत धारा को आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कहते हैं। इसे आप किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड क्यूब से लिखेंगे, और शॉर्ट में आप इसे सिंपल वाट पर एम्पियर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप देखें कि कितना सिंपल है ना, पूरा स्पेशल नेम्स और एक मेन नेम जो एम्पियर उससे हमने रिप्रेजेंट किया। इसी प्रकार अगर हम विद्युत प्रतिरोध की बात कर सकते हैं, विद्युत प्रतिरोध या रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं, अगर इसके यूनिट की बात करें, अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो आप पाएंगे कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड पावर -3 एम्पियर टू पावर -2, बट इसे एक स्पेशल नेम, शॉर्ट नेम ओम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ओम बोलते हैं उसे। तो ये तो रहे जो हमारे जो एसआई यूनिट्स हैं जो स्पेशल नेम्स से बुलाए जाते हैं। ऐसे केस भी हैं जैसे यहाँ पर जो मूल मात्रक जो एसआई यूनिट्स हैं उनसे भी और कुछ स्पेशल नेम के कॉम्बिनेशन से भी बने हुए हैं। चलिए उसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो उनके एग्जांपल के रूप में अगर आप देखें तो अब जैसे कि आपका हो गया, जैसे पृष्ठ तनाव की बात करते हैं, पृष्ठ तनाव, तो आप पृष्ठ तनाव जो पर यूनिट एरिया पे जो टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है, उसे ही हम सरफेस टेंसर के नाम से जानते हैं। तो अगर आप इसका यूनिट कन्वर्जन करें, अगर आपको फार्मूला आने वाले समय में आप देखेंगे तो उससे कन्वर्ट करेंगे यूनिट्स, तो आपको यूनिट ये होगा, बट इसे न्यूटन मीटर भी कहते हैं जो शॉर्ट फॉर्म में
न्यूटन, जैसा कि हमने अभी ऊपर देखा था, न्यूटन को हम फोर्स के लिए यूज करते हैं और मीटर जो हमारा लंबाई का द्रव्यमान। तो इससे साथ दोनों कॉम्बिनेशन में भी इसका यूनिट उपयोग होता है। इसी प्रकार अगर हम शक्ति घनत्व की बात करते हैं, पावर डेंसिटी, तो इसी प्रकार हम शक्ति घनत्व की भी बात करते हैं, पावर डेंसिटी। तो इसे हम लिखते सकते हैं किलोग्राम सेकेंड टू पावर -3, बट इस जो कॉम्बिनेशन है वाट पर मीटर स्क्वायर के कॉम्बिनेशन में स्पेशल नेम प्लस जो यूनिट नेम हमारा मूल मात्रक का है मीटर लंबाई के लिए, उसके कॉम्बिनेशन से लिखते हैं। तो ये तो रहे हमारे जो आपने देखा कि कैसे जो व्युत्पन्न मात्रक हैं उन्हें मूल मात्रकों के रूप से परिभाषित किया गया। कहीं कहीं हमने कुछ स्पेशल नाम से दिया, जो कॉम्बिनेशन जो बड़े लंबे हो गए यूनिट जो कॉम्बिनेशंस में, उनको एक स्पेशल नाम उनके स्थान पर यूज किए गए, और फिर उन स्पेशल नाम और जो मूल मात्रक उनके कॉम्बिनेशन से भी जो यूनिट रिप्रेजेंट किए गए SI यूनिट्स में, जो हमारे आने वाले कैलकुलेशंस और कॉम्बिनेशंस को और सरल बना देते हैं, जिससे जो मात्रा का कन्वर्जन है और आसान हो जाता है और बहुत अच्छे तरीके से हमारे बहुत सारे फिजिकल फिनोमेना को जो उससे रिलेटेड कैलकुलेशंस है और स्टडी है उसको और आसान बनाने में उससे मदद मिलती है। तो ये तो हो गए हमारे जो मूल मात्रक हैं, व्युत्पन्न मात्रक कैसे इंटररेटेड हैं और कैसे जो परिभाषा है मूल मात्रकों का वो कैसे चेंज हुआ है समय के साथ। ऑफ कोर्स उससे फिजिक्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो सेम रहेगा। जो वैल्यूज हैं वो उनको कैसे डिफाइन करते हैं, मीटर को कैसे 1 मीटर नापे कैसे कहें, उसकी परिभाषा चेंज हुई है और न कि कोई और उस पर प्रभाव पड़ा है। अब हम बात करते हैं कि जैसे अब फिजिक्स में आपको अक्सर देखेंगे जब आप कैलकुलेशन करेंगे, गुणा भाग करेंगे, तो आपको लगेगा बहुत बड़ी भी मात्राएं भी सामने आएंगी, बहुत छोटी भी मात्राएं आपको सामने आएंगी। तो कैसे उसको रिप्रेजेंट करें? अगर फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए कोई संख्या 3, 5, 6 कोई रैंडम हमारे कैलकुलेशन में आपको आ सकता है, तो इसको कैसे एक एक छोटे संख्या को कैसे घात के रूप में आप लिख सकते हैं? तो अगर आप काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 पावर, सो आप इसको लिख सकते हैं 3.56 × 10⁹ मीटर, राइट। तो आप देख सकते हैं इसको बड़े संख्या को कैसे पावर 10 पावर में लिख दिया। इसी प्रकार अगर छोटा छोटा अंक है ना, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 9, 2 समथिंग लाइक, राइट। तो आप इसको पावर के रूप में सबसे छोटी संख्या सेकंड की, तो आप इसे कैसे लिखेंगे? तो जैसे मान लीजिए आपको 4 तक पॉइंट के बाद ही पॉइंट लगाना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो आप क्या करेंगे 4.92 × 10⁻⁷ सेकेंड लिख सकते हैं। तो इस प्रकार कैसे आप इस बड़ी से बड़ी या छोटी छोटी संख्याओं को पावर्स 10 पावर्स में आप लिख सकते हैं। तो इसके लिए कुछ प्रीफिक्सेस भी यूज होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको लिखना है 1.83 × 10⁹ वाट, कहीं आपको कैलकुलेशन आया, तो आप इससे जो इसका जो पावर है इसके लिए हम एक प्रीफिक्स भी यूज कर सकते हैं। अब आप लिख सकते हैं 8.383 गीगावाट GW, तो जो प्रीफिक्स हुआ जी वो 10⁹ के लिए। इसी प्रकार और बहुत सारे प्रीफिक्स आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको 3 कहीं कैलकुलेशन किया और आपको 10⁻⁹ सेकेंड मिला, तो इसे आप प्रीफिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं 2.35, और 10⁻⁹ की जगह पे आप लिख सकते हैं नैनो एंड देन सेकेंड, कितना छोटा। और अगर आपको पता है तो ये सेम चीज़ रिप्रेजेंट करता है। तो इसी प्रकार जैसे दूरी में भी आप देख सकते हैं, जैसे आपको रिप्रेजेंट करना है 10⁻⁹ मीटर, तो आप लिखेंगे, आप इसको लिख सकते हैं 1 नैनोमीटर, राइट। इसी प्रकार अगर आपको 1 माइक्रोमीटर लिखते हैं तो इसका अर्थ होगा कि इसका अर्थ है कि 10⁻⁶ मीटर की बात की जा रही है। तो ये बहुत सारे जो प्रीफिक्स हैं जो यूज होते हैं साइंटिफिक में, और हमारे जो रिप्रेजेंटेशन है, जो बहुत सारे कैलकुलेशन वहाँ पे बड़े बड़े नंबरों के अंकों का आधार याद करने के बजाय हम ऐसे छोटे प्रीफिक्सों का मदद से उसको और आसान और लेस कॉम्प्लिकेटेड बनाने में उनको मदद मिलती है। तो चले देखते हैं कुछ हमारे SI प्रीफिक्स हैं जिसे आप बार बार हो सकता है अपने आने वाले कैलकुलेशन में यूज करेंगे। तो जैसे देखते हैं, तो जैसे पहले मान लीजिए अगर कोई आपको 10⁻18 मिलता है कैलकुलेशन में, तो आप इसे जो प्रीफिक्स यूज करेंगे इसके लिए वो हम XI यूज करेंगे। और सिंबल की बात करते हैं, यहाँ पे जो हमारा जो सिंबल होगा वहाँ पे क्या होगा, तो इसे हम एक्सा भी बोलते हैं और इसे हम कैपिटल E से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारा 10⁻15 मिलता है कहीं, तो उसे हम पेंटा लिख सकते हैं उसके स्थान पे, और इसे हम कैपिटल P से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर 10⁻12 मिलता है कहीं पे, तो हम उसे टेरा लिख सकते हैं और उसे हम कैपिटल T लिख सकते हैं उसके लिए।
और अगर हमें 10 पावर 9 मिलता है कहीं तो हम लिखेंगे गीगा और उसे हम जी सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमें कहीं 10 पावर 6 मिलता है तो उसे हम मेगा लिख सकते हैं और उसे हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमें कहीं 10 पावर 3 मिलता है तो हम उसे किलो भी लिख सकते हैं और उसे हम स्मॉल के से रिप्रेजेंट करेंगे। या अगर हमें 10 पावर 2 मिलता है तो हम उसकी जगह पे हेक्टो लिख सकते हैं। तो उसे हम लिख सकते हैं जो सिंबल होगा उसका स्मॉल एच। इसी प्रकार अगर 10 पावर 1 मिलता है कहीं तो उसे हम डेका लिख सकते हैं। डेका का मतलब होगा, बहुत कम यूज होता है टिपिकली डी। या अगर आपको कहीं 10 पावर -1, आप छोटी संख्या के तरफ बढ़ते हैं, 10 पावर -1 मिलता है तो उसे आप डेसी लिख सकते हैं और इसे हम इस डेक्का, सॉरी यहाँ पे डेक्का को हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे और जो डेसी है उसे हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमें 10 पावर -2 कहीं मिलता है तो उसे हम सेंटी लिखेंगे, जैसे आप सेंटीमीटर में यूज करते हैं, सी स्मॉल सी से लिखेंगे। और अगर आप 10 पावर -3 आपको कहीं मिलता है तो उसे आप मिली लिख सकते हैं, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी प्रकार अगर आपको 10 पावर -6 मिलता है तो वहाँ पे आप माइक्रो यूज कर सकते हैं, माइक्रो, और इसे ग्रीक वर्ड म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर कहीं आपको 10 पावर -9 मिलता है तो उसे आप लिख सकते हैं नैनो, उसे एन से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसा कि आपने देखा कुछ देर पहले। 10 पावर -12 की बात करते हैं, इसे आप पी को लिख सकते हैं और स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आपको 10 पावर -15 कहीं मिलता है तो इसे आप फेमटो लिख सकते हैं और आप इसे स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आपको 10 पावर -18 कहीं मिलता है तो उसे आप एटो लिख सकते हैं और इसे आप स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये तो हो गए हमारे सारे जो हमने बोला कि एसआई प्रीफिक्सेस जो यूज होते हैं, जो शार्ट बना देते हैं हमारे बड़े बड़े लंबे न्यूमेरिकल्स वैल्यूज को, और इससे बहुत मदद मिलती है हमारे और फर्दर और कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस को सॉल्व करने में। तो हमने आज के इस लेक्चर में देखा कि हमें अंतर्राष्ट्रीय मात्रकों की प्रणाली की आवश्यकता क्यों है, जो मूल मात्रक है उनका डिफिनीशन क्या है, कैसे वो एक समय से दूसरे समय बदल सकते हैं, और इस समय हमारा जो डिफिनीशन है वो कैसे जो हमारे असांख्यिक स्थिरांक के माध्यम से अभी व्यक्त किए जा रहे हैं, परिभाषित किए जा रहे हैं, जहाँ पे हम फिक्स वैल्यूज का यूज कर रहे हैं। और हमने ये भी देखा कि कैसे व्युत्पन्न मात्रक जो है हमारे मूल मात्रकों से बनते हैं और कुछ स्पेशल नेम्स भी यूज होते हैं उसके एसआई यूनिट्स को रिप्रेजेंट करने में, और दोनों के कॉम्बिनेशन भी चलते हैं। हमने भी देखा कि कैसे जो प्रीफिक्सेज हैं बड़े बड़े संख्याओं को 10 के घातों में लिखते हैं और उसे प्रीफिक्सेज के रूप में भी यूज कर सकते हैं, जिससे हमारे जो उसका रिप्रेजेंटेशन है और सिंपल और बहुत ही अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट हो पाता है। तो ये तो रहा हमारा जो अपना एसआई मात्रकों की प्रणाली और कुछ रिप्रेजेंटेशन रिलेटेड जो हमारे टॉपिक्स थे। अब हम आने वाले सत्र में देखेंगे कि लंबाई के मापन के बारे में और उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं आपको अगले सत्र में। धन्यवाद।